सो वेलकम टू एरो क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जो पिछले का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कर सकते हो। ओके, सो आज यहाँ पे हम लोग रिवर्स प्रोसेस में खेलेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि जनरल सोल्यूशन दे रखा था, ठीक है, वहाँ से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना था। अब यहाँ पे इसका रिवर्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपने को, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है इसका जनरल सॉल्यूशन। ओके, सो मैंने आपको पहले बोला था कि y इज इक्वल टू सपोज a sin x प्लस बी है, तो दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। इससे आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करोगे? बाय डिफरेंशिएटिंग। ये तो हम लोगों ने देख रखा था, बाय डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। दो कांस्टेंट है तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, और जितने भी दो a और b यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो सब मैंने देख रखा है। अब क्या गिवन है कि इसको डिफरेंशिएट करने से तो हम लोगों को रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन तो हो जाएगा, बट अब जो हम लोग का जो पार्ट है वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, और हमको चाहिए क्या है? अब चाहिए मेरे को इसका रिवर्स सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन चाहिए। तो जनरल सॉल्यूशन गिवन था, मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए था, तो यहां से लेके यहां आने तक क्या हम लोग प्रोसेस फॉलो किए थे? डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। अब मेरे को क्या बोल रहा, अब मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इन क्वेश्चन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन पूछा है, तो ये कैसे होगा? इसका रिवर्स, यहां से यहां डिफरेंशिएशन, तो यहां से यहां रिवर्स डिफरेंशिएशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन, यहां से यहां डेरिवेटिव, तो यहां से यहां एंटी डेरिवेटिव, यहां से यहां डिफरेंशिएशन, तो यहां से यहां एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन। तो यही करने का, इस प्रोसेस को करने का हम लोगों के पास यहाँ पे 3 मेथड है, ठीक है। फिर 3 मेथड में भी हर एक मेथड में स्पेशल कुछ केस है, ठीक है, 3 स्पेशल केस है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के इस पूरे ही लेक्चर में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक क्या बोलते हैं क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, जैसे कि बोर्ड्स वगैरह में पूछते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है ना। मेंस के भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे कैसे अप्लाई करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड को, ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो तो आप लोगों को बेसिक पता होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस प्री रिक्विजिट ये है कि जो आप लोगों ने डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा है, ठीक है, जो इनडेफिनाइट में आपने जैसे कि प्रॉपर्टीज पढ़े, वो सब आप एक बार रिवाइज करके इस वीडियो पे आए, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो नाम से ही क्लियर है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है कि जैसे कि लेट सपोज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y, ठीक है। एक होता क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब जितने भी x वाले टर्म्स है उसको आप एक तरफ लेके आ जाओ, और जितने y वाले टर्म्स है उसको आप एक तरफ लेके आ जाओ, फिर दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, उसके बाद आप इसका जनरल सॉल्यूशन आराम से लिख पाओगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे है dy/dx बराबर x प्लस 1/2 माइनस वाई, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल सेपरेट कर सक रहे हैं, वो देखो हमेशा जब भी आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो मेरा सजेशन हमेशा यह है कि आप पहले उसको dy/dx के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, ठीक है ना। dy/dx के फॉर्म में हमेशा एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, वहां से आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा कि वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे देख के बताओ तो dy/dx = x + 1/2 - y में क्या हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं?
क्या x के टर्म्स को हम लोग इक्वल्स टू का उस तरफ या फिर इस तरफ कर पा रहे हैं कि नहीं, और जो टोटल जो y का टर्म्स है उसको इस तरफ या फिर उस तरफ कर पा रहे हैं कि नहीं, मेरे को बताओ। चलो देखते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1 dx और 2 माइनस वाई डी वाई। तो हाँ x प्लस 1 के साथ dx आएगा ही, ठीक है, और 2 माइनस वाई वाई के साथ dy आएगा ही। तो x वाले जितने थे वो एक तरफ हो गए और जो y वाले थे वो इक्वल्स टू के इस तरफ हो गए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि इक्वल्स टू के इस तरफ, ठीक है, जो RHS साइड में वो वहाँ पर आप पूरी की पूरी x वाले टर्म्स को रख लो, या फिर यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलते हैं आपका LHS में आप चाहो तो y के जितने भी टर्म्स है पूरी की पूरी वो आप यहाँ पे रख लो, ठीक है। और x प्लस 1 dx x के साथ तो आपको पता है dx आएगा और y के साथ तो dy आएगा, ठीक है ना। अब क्या करो, अब नेक्स्ट स्टेप जो होता है अब कर दो बोथ साइड इंटीग्रेट, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेट। क्योंकि देखो क्योंकि इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में देखो यहाँ पे है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है आपका x ना, विथ रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि dx वही बताता है ना, dx क्या बताता है, वही बताता है किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप x प्लस 1 को इंटीग्रेट करोगे। चलो ठीक है, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो हो गया x का, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ठीक है ना, तो क्या आ गया x, यहाँ पे क्या आ गया प्लस c1। c1 क्यों लिखा, c1 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे लेट से लिखने के लिए यहाँ पे मैंने c1 लिख दिया। अब देखो 2 माइनस वाई डी वाई, इसको अब आपको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे अब किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है, y वेरिएबल के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे dy है ना, dy क्या बताता है, मैं 2 माइनस वाई को इंटीग्रेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल y, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dy y माइनस वाई डी वाई, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन अलग, ये इंटीग्रेशन अलग, वहाँ पे x में खेल रहे थे, यहाँ पे y में सब खेल रहे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया तो यहाँ पे c1 आ गया, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c1, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c2, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या करेंगे, आगे बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस c1 बराबर है 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 के। अच्छा ठीक है, तो एक काम मैं कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c2, और ये जो c1 है उसको उस तरफ लेकर गया, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया क्या c2 माइनस c1, ठीक है। नाउ c2 माइनस c1 इज अगेन अनदर कांस्टेंट, लेट से कैपिटल C, ठीक है। क्योंकि देखो c2 क्या है हमें क्या पता, c2 क्या है हमें क्या पता, दुनिया का कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और c1 क्या है हमें नहीं पता, ठीक है ना, तो डेट कैन बी एनी कांस्टेंट। तो c2 माइनस c1 विल बी अनदर एक न्यू कांस्टेंट c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पे आप एक बात और ध्यान में रखें, जब भी आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो तो देखो यहाँ पे 1 2 3 स्टेप यहाँ पे आपको फालतू करने पड़े, ठीक है ना। तो ये 3 स्टेप आप फालतू ना करें, इससे बचने का उपाय मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप दो अलग अलग क्वांटिटी को आप जब इंटीग्रेट कर रहे हो तब हमेशा इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ही आप प्लस c लिख दे। यहाँ पे c लिखने का कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एट द लास्ट तो यहाँ पे जाके प्लस c उसको बनना ही है, इसलिए एक बार ही इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ही आप एक बार c लिख दो प्लस c, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात हो रही है,
इसलिए सिंपल, ठीक है ना। उससे क्या होगा, उससे देखो 1 2 3 स्टेप यहाँ पे तो हम लोग फालतू कर दिए ना। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट एज सच लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब आओ, ठीक है ना। तो जनरल सोल्यूशन यही हो गया ना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है। ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह लेके आप कर सकते हो, नहीं तो इसको यहीं आप छोड़ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे जनरल, देखो मैंने बोला था कि जनरल सोल्यूशन में क्या होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे को बता दो आर्बिट्री कांस्टेंट कौन सा, सी दिख रहा है, सी है यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट, और आर्बिट्री कांस्टेंट है ना यहाँ पे सी। तो सी कैन टेक एनी रैंडम वैल्यू। अगर सी का वैल्यू अगर मैं अभी इस समय 2 फिक्स्ड कर दूं, 3 फिक्स्ड कर दूं, 4 फिक्स्ड कर दूं, तो ये जो सोल्यूशन है वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन रैदर देन जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अभी तो ये जनरल सोल्यूशन है, अगर मैं सी का वैल्यू यहाँ पे 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं फिक्स्ड, तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा, जनरल सोल्यूशन तो नहीं होगा। ओके, आओ, बस यही है वेरिएबल सेपरेबल, बस एक्स वाले उस तरफ, वाई वाले इस तरफ, फिर दोनों बोथ साइड इंटीग्रेट, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ओके। आ जाओ, अब यही वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 2 dy अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। अब देखो क्या यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगेन ये वेरिएबल सेपरेबल का ही सवाल है, जनरल सोल्यूशन हम लोगों से पूछ लिया है। ओके, देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ dy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2 और यहाँ पे dx, ठीक है। dy अपॉन dx क्या, फ्रैक्शन है, ठीक है। आपको फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, dy अपॉन dx क्या, इट इज अ रेशियो, ठीक है। रेशियो है, तब आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। dy अपॉन dx इज अ रेशियो नॉट फ्रैक्शन, ठीक है, रेशियो, ठीक है। सो अब इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। देखो इंटीग्रेट अगर जब करोगे बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2 dx। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो ग्रेटर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, ठीक है। देखो ऊपर में भी न्यूमरेटर में क्या है, एक पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में क्या है, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो डिग्री, न्यूमरेटर का डिग्री कितना 2 और डिनोमिनेटर में डिग्री कितना 1, ऊपर में क्वाड्रेटिक है, नीचे में लीनियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन का जो अंदर जो इंटीग्रैंड है वो अभी क्या है, वो अभी है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है ना। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन मतलब जो लेट सपोज देखो hx अपॉन gx, ठीक है। तो hx और gx क्या होना चाहिए, आपको पॉलिनोमियल्स होना चाहिए, और जो gx है gx वो आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आइडेंटिकली जीरो नहीं होना चाहिए, कभी कभार जीरो हो जाए चलेगा, ठीक है ना, लेकिन हमेशा जीरो
नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ में हम लोग फंक्शंस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ये होता है, जब भी आपको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिखे किसी भी इंटीग्रेशन में, अगर इंटीग्रैंड अगर इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है आपका, तो हमेशा इसको प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे अब आप लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करो तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो छोटा आ जाएगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, ठीक है। तब आपको वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, ये तो वाई है ना, सिंपल, खत्म, हटा दो, ये तो वाई है, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ना। देखो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितना हो गया 3x माइनस 3। अरे यार यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 3x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 2 3 6, तो कितना आ गया -9, ठीक है। समझ में आ गया ये कैसे हुआ? 3x प्लस 6 हो गया, फिर से प्लस 3 एक बार किए, 3x प्लस 6, ठीक है, तो -9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। देखो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पढ़ते ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में इसका रिमाइंडर, -9 इज द रिमाइंडर, सिंपल। अब देखो, अब मेरे को चाहिए था वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का, यहाँ पे क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बोथ साइड में x प्लस 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 माइनस 9 डिवाइडेड अपॉन x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन में x प्लस 2, तो x प्लस 2 कट गया, तो यहाँ पे तो आ गया x प्लस 3 माइनस 9 अपॉन x प्लस 2। सेपरेट करने के बाद आफ्टर सेपरेशन, ठीक है ना, माइनस आ गया, सेपरेट कर दिए तो ये आ गया x प्लस 3 माइनस 9 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रैंड है उसका वैल्यू मेरे को मिल गया ये। अब ये तो y आ गया, इंटीग्रेशन dy y, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dy, तो यहाँ पे y आ गया, ओके। अब देखो y आ गया, अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रैंड का वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 2, इसका वैल्यू है ये। तो अब सिंपल पुट कर दो, x प्लस 3 माइनस 9 अपॉन x प्लस 2, फिर यहाँ पे हो गया क्या, dx, खत्म। कितना आ गया, y इज इक्वल इंटीग्रेशन x प्लस 3 dx, x प्लस 3 dx हो गया, माइनस 9 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2, ठीक है। अब फर्दर करो, अब तो आसान हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 dx मतलब 3x माइनस 9 dx अपॉन x प्लस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 9 ln मॉड में x प्लस 2, यहाँ पे लास्ट में प्लस c, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था, इतना आपको बेसिक नॉलेज इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल तक तो आप आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है ना। x को x एक तरफ कर दिया, देखो x तो x एक तरफ कर दिया, y को
वाई वाई टर्म्स को एक तरफ कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पे जाके आप फिर फंस जाओगे, ठीक है ना। अगर जिसको नहीं पता होगा वो फंस जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर का डिग्री है वो ज़्यादा है न्यूमरेटर का डिग्री से, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, x² + 5x - 3 अपॉन x + 2 में इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, x + 3 - 9 अपॉन x + 2। सो नाउ इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ठीक है। और वो कैसे पॉसिबल हुआ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, अगर बराबर भी होगा, अगर बराबर भी होता है, ठीक है। अगर ऊपर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अगर हाईएस्ट डिग्री न्यूमरेटर का अगर 3 है, लोएस्ट डिग्री बोले सॉरी, मतलब डिनोमिनेटर का डिग्री हाईएस्ट वाला भी 3 होता है, तब उस केस में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर वो बराबर आ जाएगा। तब भी उस केस में हम लोग ये जो रैशनल फंक्शन है उसको इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के जैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हमेशा कन्वर्ट करना है प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, और प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद आप एक ही चीज देखोगे कि जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर जो पहले बड़ा था या फिर बराबर था, वो बड़ा तो नहीं रहेगा और बराबर भी नहीं रहेगा। यहां पे बस एक ही केस आएगा, कौन सा केस, लेस देन, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन इट इज व्हाट, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। देखो तुम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़े हो ना, सिंपल वही चीज है, सेम वही चीज। देखो 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, 2 < 5, तो यहाँ पे क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। यही मैं अगर बोल दूं 5/2, तो ये क्या है, ये है बस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, सॉरी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, खत्म। वही चीज, वही सेम फंडा यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। यहाँ पे +c लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में आप एक ही बार +c लगा दो, ठीक है। उससे 3 स्टेप बच जाएगा। ये जो 3 स्टेप मैंने किया था पिछला क्वेश्चन में वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है ना, टाइम बच गया ना, इसलिए। अब आ जाओ यहाँ पे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy/dx - x = 2 tan इनवर्स x। अच्छा, तो यहाँ पे कर पाएंगे कि नहीं, चलो देखते हैं। यहाँ पर भी वही सेम जनरल सॉल्यूशन पूछा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, 1 + x² dy/dx, यहाँ पर आवा है 2 tan इनवर्स x + x के, ठीक है। तो यहाँ पे आप वन प्लस x² यहाँ पे dy है, इसका मतलब क्या, 2 tan इनवर्स x + x, यहाँ पे पूरा आप dx को शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एट द लास्ट हम लोगों के पास मिला क्या, 1 + x² अपॉन 2 tan इनवर्स x + x, ठीक है। नहीं सॉरी, वहां शिफ्ट करना है ना, x वाले टर्म्स एक तरफ, हाँ चलो ठीक है। dy को यहाँ इस तरफ रखा, ठीक है, और 2 tan इनवर्स x + x अपॉन में 1 + x² यहाँ रखा, यहाँ dx, देख लो सही है। 1 + x² dy/dx, 2 tan इनवर्स x - x को उधर भेज दिए +x, तो 1 + x² यहाँ पे dy है, dx वहाँ पर भी ये चला जाएगा क्योंकि इट इज़ अ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x + x dx हो गया। तो x वाले टर्म्स यहाँ पे रखे, तो 1 + x² को हम नीचे ले आया, तो dy को यहाँ पे रखे, हाँ चलो ठीक है फाइन।
अब बोथ साइड अगेन इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको एक बार सेपरेट कर लो, ठीक है, मैं यहाँ पे सेपरेट कर ले रहा हूँ। जब भी ऊपर में प्लस माइनस दिखे ना, सेपरेट कर लिया करो, ठीक है। ये हो गया सेपरेट, ओके, ठीक है, सेपरेट तो हो गया, आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो y हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 बाहर कर लो, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या आपको फील आ रही है कि अब आप लोग आगे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो पहले ही बोला था इंटीग्रेशन पहले पढ़ लो, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में आओ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पूरी कैलकुलस, ठीक है। वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन के साथ साथ इंटीग्रेशन का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली मिलके ही बना है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का तो नॉलेज आपको पहले से होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद लास्ट में ये चैप्टर रखा जाता है, क्योंकि वो सब का ही यूज़ यहाँ पे होता है, ठीक है ना। मेंस वगैरह में अगर आप मेंस का क्वेश्चन देखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल के ऊपर आपके साथ वो एरिया अंडर कर्व के भी कुछ टॉपिक्स और कुछ क्वेश्चंस मिला देते, ठीक है ना, कि पूछते हैं कि मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, वो सब मैं करवाऊंगा, बाकी जो है तो है। सो आइए अब यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें क्या करना है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओहो, यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स x को अगर मैं मान लो t ले लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, tan इनवर्स x को अगर t सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, बहुत सारे डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, ठीक है। ये तो यहाँ पे कितना आ गया 2 इंटीग्रेशन tan इनवर्स x t, तो यहाँ पे क्या आ गया t dt, खत्म, t dt प्लस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेट से मैं z ले लेता हूँ अब, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूशन में t लिया था, अब z ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ आ गया 2x dx बराबर dz, खत्म। अब सिंपल x dx दिख रहा है, dz अपॉन 2, सिंपल। तो यहाँ पे देखो x dx का जगह dz अपॉन 2, 2 मतलब 1/2 मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन x dx का जगह था dz अपॉन 2 आता, तो 1/2 कांस्टेंट, 1/2 इज अ कांस्टेंट, तो 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, चलो ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया, सॉरी x dx ये था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर z, ठीक है। देखो ये चीज़ क्या हो गया z, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर z है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2x dx बराबर dz, यहाँ पे x dx बराबर dz अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, t स्क्वायर बाई 2 1/2 dz अपॉन z क्या होता 1/z dz ln mod z। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस c, ठीक है। अब नाउ सब्स्टिट्यूट कर लो, 2 तो कैंसिल हो गया, t स्क्वायर, नाउ व्हाट इज t स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू ln ऑफ mod z। नाउ व्हाट इज z, z था हम लोग के पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c प्लस c, तो यही क्या है हम लोग का रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे c क्या आर्बिट्री कांस्टेंट, कैन बी एनी रैंडम कांस्टेंट, ठीक है। तो बहुत आसान लग रहा होगा अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। x वाले टर्म्स एक तरफ, y वाले टर्म्स एक तरफ, खत्म, ठीक है। देन इंटीग्रेट, उसके बाद तो इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। इसका फिर वही पुराना इंटीग्रेशन, ठीक है।
आ जाओ यहाँ पे अब, ठीक है ना। ये वाला क्या करूँ, ये वाला होमवर्क दे दूँ कि मैं सॉल्व कर दूँ? चलो एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। आई होप आइडिया तो आपको आप बहुत आ गया होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है ना। अगेन यहाँ पे जनरल सोल्यूशन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है, तो बहुत आसान हो गया। डी वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट क्या, बोथ साइड इंटीग्रेशन, यहाँ पे y इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u इंटू वी से, ठीक है। अब आप लोग एक काम करो, u इंटू वी आप लोग लगा लोगे, u इंटू वी, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स है तो इंटू 1 कर लिए, 1 इसलिए किए क्योंकि सेकेंड फंक्शन इसको मान लिया, देखो आइलेट इनवर्स, पहले इनवर्स फिर लॉग, ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, ठीक है। पहले इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो 1 क्या, 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना, x का पावर 0, x का पावर 0 मतलब इट इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन। तो आई लेट में, ठीक है, आई लेट में पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए उसको यू माने, उसके बाद फिर लॉग तो है ना, इसके बाद डायरेक्ट एल्जेब्रिक है, x का पावर 0 इज अ एल्जेब्रिक फंक्शन, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एल्जेब्रिक फंक्शन जिसका बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो, पॉलिनोमियल्स हो, ठीक है ना। तो x का पावर 0 भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है 1, सिंपल, ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, इसका होल नंबर है ना, तो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, तो इसलिए यहाँ पे ये एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, ठीक है। तो अब आप u इंटू वी अब आराम से लगा लेना, ठीक है। पहला फंक्शन जिसको हम लोग u मानते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन जिसको हम लोग u मानते हैं, उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेकंड फंक्शन का हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी का, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, दिख रहा है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर इस पूरे का होल डी एक्स, ठीक है। ये होता है u इंटू वी। अब आप लोग यहाँ पे आराम से लगा सकते हो, ठीक है ना, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स अगर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स का, फिर इसका होल का डी एक्स, ठीक है, ओके, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, सॉरी, ब्रैकेट आ जाएगा आपका इस तरफ, माइनस इंटीग्रेशन, हाँ इसका माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर इसका पूरा का डी एक्स, जो इसका आंसर आएगा तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग घर में कर लेना, ठीक है ना, ये बहुत आसान है, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 यू इंटू वी तो हम लोग पढ़ते ही इंटीग्रेशन में, ठीक है। आओ नेक्स्ट इस टाइप में आ जाओ, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस ई का पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 गिवन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर आते हैं, ये क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर अभी आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो सॉल्व तो करो डिफरेंशियल इक्वेशन को। यहाँ पे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करो तुम लोग, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस ई का पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 1 प्लस ई का पावर 2x dy इज इक्वल टू माइनस ई का पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 प्लस ई का पावर 2x, एक काम करता हूँ, dy है ना यहाँ पे, तो dy है और यहाँ पे x का टर्म्स, तो dy, एक मिनट, dy का टर्म्स यहाँ पे है ना, ये पूरा dy का टर्म्स में था कि dx था कहीं पे, 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस x 1 प्लस, एक काम करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोथ साइड dy है, ठीक है ना,
मेरे को लगता है यहाँ पे कोई एक जगह dx आएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार होल्ड पे रखते, ठीक है, इसके बाद मैं आऊँगा, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद मैं इसको क्वेश्चन को मेरे को एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ गलती होगा। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे बोल रहा क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड द स्लोप ऑफ हुज टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज 2x/y², ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, अच्छा विच पासेस थ्रू द पॉइंट, अच्छा कोई कर्व है जो पास कर रहा है पॉइंट लेट्स से -2, 3 से, चलो ठीक है, एंड द स्लोप ऑफ हुज टेंजेंट, स्लोप ऑफ हुज, एंड द स्लोप ऑफ हुज टेंजेंट, लेट्स से यहाँ पे टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, टेंजेंट है x, y पे, तो उसका स्लोप दे दिया 2x/y²। तो आप लोगों को पता है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx, तो यहाँ पे dy/dx, ठीक है, dy/dx x, y पॉइंट पे आपको दे दिया कितना है 2x/y², ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको बेसिकली गिवन है, ठीक है। देखो dy/dx बराबर 2x/y² आपको यहाँ पे क्वेश्चन को मैंने डिकोड किया और यहाँ तक पहुँच गया कि dy/dx दे रखा है 2x/y², ठीक है ना। 2x/y² इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है x, y, ठीक है, क्योंकि dy/dx ज्योमेट्रिकली यही डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है ना, dy/dx ज्योमेट्रिकली यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया y² dy बराबर 2x dx, ठीक है। तो y वाले टर्म्स एक तरफ आ गए और x वाले टर्म्स एक तरफ आ गए, ठीक है। तो y² dy इज इक्वल टू 2x dx आ गया, बोथ साइड इंटीग्रेट, तो y³ इज इक्वल टू 2x² प्लस c, तो y³ बराबर 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3x² प्लस 3c, देन अगेन 3 इंटू सम कॉन्स्टेंट इज अगेन अ न्यू अनदर कॉन्स्टेंट, तो y³ बराबर 3x² प्लस c, ठीक है। 3c को हम लोग c भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि c कौन सा कॉन्स्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिर उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 3, देन अगेन a अनदर कांस्टेंट विच इज c, न्यू कांस्टेंट c, तो c से ही हम लोग काम चला देते, ठीक है ना। उतना कोई कुछ खास फर्क पड़ता नहीं और नहीं भी पड़ना चाहिए, ठीक है ना। क्यों नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि c बिकॉज कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, एनी रैंडम वैल्यू कैन बी टेकन बाय c, ठीक है। तो y³ इज इक्वल टू 3x² प्लस c आ गया। अब देखो ध्यान से, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला है कि मेरे को कर्व का इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और किस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो पास करता हो थ्रू द पॉइंट -2, 3 के, -2, 3 के, और हम लोग को स्लोप का टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट ऑफ द स्लोप एट पॉइंट x, y मेरे को यहाँ पे दे रखा है, और मेरे को कर्व का इक्वेशन निकालना है, और उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो कर्व -2, 3 पॉइंट से पास कर रहा हो। अच्छा चलो ठीक है, y³ इज इक्वल टू 3x² प्लस c आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट x, y। इसका मतलब क्या, अब आराम से देखो -2, 3 ना, -2, 3 में ये है x कोऑर्डिनेट, ये है y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे अब आप पुट कर दो ना, देखो 3 का क्यूब बराबर 3 इंटू x² -2 का स्क्वायर प्लस c, देखो 3 9 से 27, 3 इंटू 4 प्लस c मतलब 27 माइनस 12 इज इक्वल टू c, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, एक मिनट, यहाँ पे आ गया आपका 1, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 14, ठीक है, 14 दिख रहा है ना, c का वैल्यू कितना आ गया 14, ठीक है, सॉरी 59, सॉरी 15 प्लस 12 ना 7, हाँ ठीक है। अब देखो
ये समझ में आ गया ना, वाई क्यूब इज 3x² प्लस सी बाई कॉन्स्टेंट का मैंने वैल्यू निकाल लिया विच इज 15, ठीक है, समझ में आ गया। -2, 3 जो पॉइंट है जिससे कर्व पास कर रहा है उसका मेरे को, उस कर्व का मेरे को इक्वेशन चाहिए, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट मेरे को दे रखा था, तो उसके रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो मैंने निकाल लिया। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पॉइंट का मेरे को कर्व का इक्वेशन मांगा है, फाइंड करने बोला है, तो वो पॉइंट मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दिया। देखो 3 क्यूब इक्वल 3 × -2 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है ना, ठीक है। तो c इज इक्वल कितना आ गया 15, दिख रहा है। चलो चलो ठीक है, इसका मतलब नाउ c का जो वैल्यू है वो मिल गया 15, मतलब y³ बराबर 3x² प्लस 15। नाउ दिस सोल्यूशन, ठीक है, नाउ दिस सोल्यूशन y³ इज इक्वल 3x² प्लस 15 इज नो लॉन्गर जनरल सोल्यूशन, नाउ इट इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो c का जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे बोल दिया कि 15 है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। अब c 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 कोई भी एज अ रैंडम वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। तो y³ इज इक्वल 3x² प्लस 15 आ गया, ठीक है। तो बस हो गया ना, वही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यही हो गया ना इक्वेशन ऑफ द कर्व, यही हो गया, सिंपल। मिल गया कि नहीं? y³ इज इक्वल 3x² प्लस 15 क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द कर्व हो गया, जो पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट -2, 3। अब यहाँ पे ये मतलब जो चीज था, देखो ये तो था मेरे पास जनरल सोल्यूशन, GS जनरल सोल्यूशन। अब c का वैल्यू निकालने के बाद और फिर इस जनरल सोल्यूशन में c का वैल्यू रखने के बाद ये कन्वर्ट हो गया एक PS में, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में, ठीक है। तो इतना एक बार आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप से क्वेश्चन आप एक बार देख लो। यहाँ पे बोला कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 डबल इटसेल्फ। अच्छा, तो इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इसका मतलब प्रिंसिपल बढ़ रहा है रेट ऑफ 5%, मतलब dp/dt है यहाँ पे 5/100, दिख रहा है। क्योंकि देखो dp/dt, ठीक है ना, प्रिंसिपल बढ़ रहा, मतलब प्रिंसिपल चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, प्रिंसिपल जो बढ़ रहा है वो टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि रेट बोला ना, रेट इज ऑलवेज मेजर, जैसे कि रेट मेजरमेंट अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जब हम लोग पढ़ते तो विद रिस्पेक्ट टू टी हम लोग हमें बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, dp/dt इज इक्वल टू 5/100, ठीक है। तो एक बात बताओ, 5% पर एनम, ठीक है ना, तो 5% किसका, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 10% है तो 10% किसका, 10% 1000 का, 10% 500 का, 10% 1 करोड़ का, कितना का। तो यहाँ पे 5% कितना का, प्रिंसिपल का, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब क्या, जैसे कि आप अगर मान लो बैंक गए, वहाँ पे आपने 1000 रुपये डिपॉजिट किए या फिर 1000 रुपये आपने लोन लिया, दैट इज द प्रिंसिपल, ठीक है ना, करेंट प्रिंसिपल, वो आप लोग बस ध्यान रखो, ठीक है। तो 5/100 किसका, प्रिंसिपल वैल्यू का, ठीक है। मेरे पास 5% है, 5% किसका, प्रिंसिपल का ही है ना, जो मैंने जमा कराया उसका मेरा 5% है, ठीक है। dp/dt इज इक्वल टू 5p/100। तो यहाँ पे क्या आ गया, dp/dt इज इक्वल टू 5 मतलब p/20, यहाँ पे 20 dp बराबर p dt, तो यहाँ पे dp/p इज इक्वल टू dt/20, ठीक है ना। वेरिएबल सेपरेट कर दिया। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर लो, कितना गया, इंटीग्रेशन ऑफ dp/p ln mod p बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dt/20 इज t/20 प्लस c, ठीक है।
अब हमें बोला कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 डबल इट सेल्फ। अच्छा, तो इनिशियल एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, इनिशियल t इनिशियल कितना है, एट t इज इक्वल टू 0 मेरे पास अभी कितना प्रिंसिपल है 1000, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 में मेरे पास 1000 रुपया है, ठीक है, अभी मतलब इनिशियल प्रिंसिपल का मैं बात कर रहा हूँ, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मेरे पास प्रिंसिपल है 1000। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया है वहाँ पे पुट करो तो ln ऑफ 1000 इज इक्वल टू 0/20, 0 प्लस c, मतलब c का बराबर कितना, c बराबर कितना है कि ln ऑफ मॉड 1000, ठीक है। तो c का वैल्यू कितना आ गया ln 1000, ठीक है, ln 1000 आ गया c का वैल्यू। तो अब यहाँ पे लाके तुम प्रोडक्ट दो यहाँ पे c का वैल्यू, ln ऑफ p इज इक्वल टू t/20 प्लस ln 1000, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला था कि इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 डबल इट सेल्फ। अच्छा, अब कितने टाइम के बाद मेरा जो प्रिंसिपल है वो 2000 हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब यही है। तो बस अब यहाँ पे अब आप पुट कर दो ln ऑफ 2000 और t का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो t/20 प्लस ln मॉड 1000, ठीक है। तो देखो ln यहाँ पे 2000 माइनस ln 1000 इज इक्वल टू t/20, तो ln 2000 माइनस ln 1000 कितना आ गया, ln ऑफ मॉड 2000/1000 इज इक्वल टू t/20, ln a माइनस ln b, ln ऑफ a/b देखो 1000 3030, तो ln 2 इज इक्वल टू t/20। तो यहाँ से टाइम कितना आ रहा, यहाँ से टाइम कितना आ रहा, देखो यहाँ पे मेरे पास मिला क्या मेरे भाई, यहाँ पे मेरे पास मिला ln ऑफ 2, अब लिख लो ln 2, मॉड वर्ड देने की जरूरत नहीं है, 2 पॉजिटिव की, तो ln 2 इज इक्वल टू t/20, तो t इज इक्वल टू 20 ln 2, ठीक है। ln 2 का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा कोई वैल्यूज एज सच अगर सब्स्टिट्यूट करने का होगा तो वो क्वेश्चन में दे रखेगा, ठीक है ना, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू ln 2 लिख लो, या फिर t इज इक्वल टू 20 log 2 बेस में e लिख दो, ठीक है ना, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ये लिख लो या फिर ये लिख लो, ठीक है ना। तो t क्या आ गया 20 log 2 बेस e या फिर 20 ln 2। इतने टाइम पे आपको जो प्रिंसिपल है वो 1000 से 2000 हो गया, ठीक है ना। 1000 कब था, 1000 इनिशियल फेज में था, ठीक है, 1000 जो था वो इनिशियल फेज में था, ठीक है, 1000 इनिशियली था। अब मेरे को बताना कि किस टाइम पे वो 2000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है ना, इसलिए dp/dt, और 5% किसका, प्रिंसिपल का ही होगा ना, 5% प्रिंसिपल का क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक में जो प्रिंसिपल को लेके चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल मतलब क्या, जितना आपने डिपॉजिट किया या फिर उतने, देखिए जैसे कि मान लो आपने 1000 रुपये का डिपॉजिट किया, ठीक है, वो आप मान लो वो आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपया, या फिर आपने 1000 रुपया का लोन लिया, ठीक है, तो वो हो गया क्या आपका प्रिंसिपल, ठीक है। उसका 5% के भाव से प्रिंसिपल बढ़ रहा है, ठीक है ना। प्रिंसिपल को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल राशि, ठीक है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं, मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। तो आओ बाकी जितना वेरिएबल सेपरेबल का था, हाँ, अब ये जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन जिसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि वहाँ पे एक बार dx तो हो गए, ठीक है ना। इस पे आते इसको एक बार चेक कर लेते, ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते इसको। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन चेक कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला जो dy है और यहाँ पे जो dy है, जो ये वाला जो dy है वो dy नहीं है, डेट इज dx, ठीक है ना। इसको आप लोग सुधार लो, डेट इज dx, ठीक है। मैं बोला था ना एक dx आएगा ही, ठीक है।
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में तो भाई एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है नहीं है ना, तो dy अपॉन dx आएगा या फिर dx अपॉन dy आ सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, dy अपॉन dy थोड़ी आएगा, सब तो कैंसिल होकर वन ही हो गया। तो ये dy नहीं है, दिस इज नॉट dy, दिस इज dx, इसको dx कर लो, ये dx है, dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 प्लस ई का पावर 2x dy प्लस ई का पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy नहीं है dx है, ठीक है, dx है। चलो ठीक है, तो 1 प्लस ई का पावर 2x dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई का पावर x 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, सॉरी इक्वल टू 0 का है, हाँ यही है। तो अब आप देख लो 1 प्लस ई का पावर 2x, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, अपॉन ई का पावर x, ठीक है। माइनस को वहाँ पे रहने दो, या फिर आप माइनस को भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना, आपकी मन आपकी इच्छा, ठीक है। मैं तो यहीं पे रखूँगा, ठीक है। एक काम करो, x को इस तरफ लाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, रहने दो, dy है ना इस जगह, तो वहाँ से y वाले टर्म को खींच लो, खत्म, माइनस यहीं रहने दो, dx तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ही, dx, और यहाँ पे e का माइनस ई का पावर x, और यहाँ से इसको नीचे उतार लो, खत्म, ये हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से जो माइनस है उसको भी बाहर ले सकते हो, ठीक है, माइनस, और ये dy पर 1 प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज tan इनवर्स y, ओके, माइनस ई का पावर x अपॉन 1 प्लस ई का पावर 2x, ठीक है ना। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो इसको सिंपल इंटीग्रेट करना, e का पावर x को यहाँ पे t ले लो, तो यहाँ पे मिल जाएगा e का पावर x dx बराबर dt, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास e का पावर x dx कितना आ गया dt अपॉन 1 प्लस ई का पावर 2x का जगह हम लोग क्या लिखेंगे t स्क्वायर, ठीक है ना। e का पावर x इज t, तो e का पावर 2x, इसका मतलब देखो e का पावर x को मैंने t माना ना, मेरे को चाहिए e का पावर 2x, इसका मतलब e का पावर x यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e का पावर 2x, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। e का पावर 2x ही है ना, e का पावर x का 2, तो e का पावर x इंटू ई का पावर x, तो e का पावर 2x, ठीक है ना, x मतलब कि एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगा लो, ठीक है, e का पावर 2x, ठीक है। देखो e का पावर x इंटू ई का पावर x, e का पावर 2x, ठीक है। इसको माइनस है t, इसको माइनस है t, इसको कंबाइन कर लो, मतलब मल्टीप्लाई t इंटू t स्क्वायर हो गया, खत्म, ठीक है। तो 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, dt। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया क्या, tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, माइनस तो है ही, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज नथिंग बट अगेन tan इनवर्स t, और यहाँ पे प्लस c। अब t था e का पावर x, वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट मतलब बैक, इसका जो वैल्यू है वो पुट कर दो t का, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स वाई का टर्म्स में है ना, टी वी का टर्म्स में मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो tan इनवर्स टी की जगह tan इनवर्स ई का पावर x प्लस सी, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया मेरे को भाई साहब, tan इनवर्स y, देखो tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स ई का पावर x प्लस सी, ठीक है। और देखो लेकिन बात यहां पर अभी खत्म नहीं हुई, देखो यहां पे तुम इसको ऐसे करके लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये शक्ल पसंद नहीं है, पसंद नहीं आता तो माइनस वाला साइन को इस तरफ कर दो ट्रांसफर, तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स ई का पावर x बराबर c, ओके, सही है, ठीक है भैया, सही है। अब क्या है, गिवन y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, अच्छा देखो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का जो पिक्चर है वो बहुत क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे आप समझ लो यहाँ पे मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, दे रखा डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा
इसका मतलब dy अपॉन समथिंग इज इक्वल टू dx अपॉन समथिंग करके आपने डिफरेंशियल इक्वेशन तो यहाँ पे बना दिया, ठीक है, मतलब कि दिख नहीं रहा, ठीक है ना, वो पिक्चर देखो। हम लोग को आदत क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने के लिए आदत हम लोग को ये है कि dy अपॉन dx का टर्म चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ dy और dx का ही टर्म्स है, dy अपॉन dx का तो टर्म्स नहीं है ना, डेरिवेटिव वाला टर्म्स तो नहीं है, ठीक है। तो उस पिक्चर में लाने के लिए हम लोग y वाले टर्म्स को एक तरफ किए, x वाले टर्म्स को एक तरफ किए, ठीक है ना। तो ये मिल गया। अब देखो हमेशा जो सोल्यूशन आता है, जनरल सोल्यूशन आता है, वो हमेशा y इज इक्वल टू समथिंग समथिंग कुछ आता है। लेट सपोज गिवन ऑफ y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 में बोलना ये चाह रहा है जो आपका y इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन आया है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल है x का टर्म्स में और y का टर्म्स में, तो हमेशा जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा कैसे किस फॉर्म में आता है, y इज इक्वल टू समथिंग कुछ x का टर्म्स में आएगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो x और y का ही टर्म्स में है ना। क्योंकि देखो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फंक्शन आएगा, तो y इज इक्वल टू समथिंग करके कुछ जनरल सोल्यूशन दे रखा होगा और उसमें जनरल सोल्यूशन किस में होगा, वो x के टर्म्स में होगा। अगर लेट से कुछ x का टर्म्स में होगा तो y इज इक्वल टू एफ एक्स का फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे वही बोल रहा है y ऑफ 1, देखो y ऑफ 1 मतलब क्या, जहां जहां x है ना वहां वहां आप 1 बैठाओ और x इक्वल टू 1 बैठाने के बाद जो ये y ऑफ 1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0। समझ में आया? अगर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का जगह मैं 1 बैठाऊंगा तो f ऑफ 1 का जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। इसका मतलब मेरे को यहाँ से y का वैल्यू मिल गया, तो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है 0, ठीक है। इसका मतलब क्या, x इक्वल टू 1 बैठाने पे y का वैल्यू जो है वो 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना। x इक्वल टू 1 बैठाने पे y का वैल्यू मेरे को 0 मिलना चाहिए, ठीक है। चलो भैया ठीक है, इतना क्लियर है, ये समझ में आया ना। y इज इक्वल टू समथिंग जनरल सोल्यूशन मिलता है ना, ऐसे ही हम लोग पढ़े अभी तक, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप में फंक्शन होता है, ठीक है। हालांकि देखो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बनावट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब कई क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि वहाँ पे dy अपॉन dx ना बन के dx अपॉन dy भी बन सकता है, तो वहाँ पे जो है फंक्शन वो x इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ y भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ केस में। लेकिन मैक्सिमम केस में और इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो y इज इक्वल टू एफ एक्स ही पूरे मैथमेटिक्स में डिफाइंड है ना फंक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ से x निकालोगे तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाएगा, ठीक है। फिर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उस पर डिपेंड करता है, वो dy अपॉन dx है कि dx अपॉन dy है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखो डिफरेंशियल इक्वेशन वो मिल गया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e का पावर x इक्वल टू c, तो तब तो तुम यहाँ पे अब आप बोलोगे कि y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, हाँ सही बात है, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब वैल्यू निकालने को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 पुट करने से y का वैल्यू 0 आना चाहिए। x का वैल्यू 1 पे y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 क्या है, वो y का वैल्यू है। तो यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है ना, तो उतना इसको अब सिंप्लीफाई करके y का टर्म्स में लिख के कुछ ज़्यादा मतलब नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, खत्म। tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स e का पावर में x, मतलब x का वैल्यू है 1, मतलब tan इनवर्स e, ठीक है, इज इक्वल टू c आ गया, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, खत्म। तो c का वैल्यू आ गया tan इनवर्स ऑफ e, ठीक है। तो tan इनवर्स 2.718, ठीक है ना, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। c इज इक्वल टू tan इनवर्स e, ये तो आ गया आपके पास c का वैल्यू,
चलो ठीक है, c का वैल्यू मिल गया। तो जो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया था ये वाला, इस पे अब आप जाके c का वैल्यू tan इनवर्स e पुट कर दो, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e का पावर x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ e। तो यही आ गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म, ज़्यादा कुछ करने नहीं। ये वाला जो कंडीशन है इसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है ना, या फिर बाउंड्री वैल्यू। ये जो बाउंड्री वैल्यू है ना वो दिया इसलिए ही जाता है क्योंकि जो जनरल सोल्यूशन आ रहा है उसको आप पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर जो सोल्यूशन है उसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या था, अभी था यहाँ पे जब देखो जब तक c था तो तब तक वहाँ पे जनरल सोल्यूशन था। जैसे c का वैल्यू tan इनवर्स e आया तो वो क्या बन गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल आगे यही हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मोटिव था ये समझना y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 क्या है। सिंप्लीफाई करने का उतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे देख के ही बोल दे रहे हैं कि x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे y ऑफ 1 में 1 क्या है, x का वैल्यू है, और y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 पे ये 0 क्या है, वो y का वैल्यू है जब x इक्वल टू 1 है, ठीक है भैया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।